हेलो फ्रेंड्स, हाय एंड वेलकम टू दी रोजबे एजुकेशन यूपीएससी। आज हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। आज सैटरडे है एंड वी विल मूव हेड विद द इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे। राइट, ओके। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ इज़ इंडियाज़ मून शॉट। ठीक है, इंडियाज़ मून शॉट जो है ये हम पिछले 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, जो चंद्रयान 3 मिशन हमारा ऊपर गया है। और इसको डिस्कस 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व है उसके बारे में एक बार आपको मैं टच अपॉन करा दूँ। ठीक है, तो आज हम इसी के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का स्पेस सेक्टर जो है उसका स्टेटस क्या है। राइट, तो जो इंडिया का स्पेस सेक्टर है ना, इट हैज़ बीन ग्लोबली रिकग्नाइज्ड फॉर बिल्डिंग कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट्स। ठीक है, जो इंडिया है वो कमिटेड है जेनेवा कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस के लिए, डिसआर्मामेंट के लिए। The country continues to advocate peaceful and civilian use of outer space and oppose any weaponization of space capabilities or programs। ठीक है जी। जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है दुनिया की, विद ओवर 400 प्राइवेट स्पेस कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया रैंक्स 5th ग्लोबली इन नंबर ऑफ स्पेस कंपनीज ऑल्सो। इसके अलावा जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है इंडिया की, दैट इज सपोर्टेड बाय डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ द मैंडेट टू क्रिएट वेपन्स टू डिग्रेड, डिसरप्ट, डिस्ट्रॉय और डिसीव एन एडवर्सरी स्पेस कैपेबिलिटीज़। जैसे चाइना जैसी कंट्रीज़ ने स्पेस में काफ़ी कुछ जो है वो अचीव कर लिया है, अपना एक उनका स्पेस स्टेशन भी बन रहा है। और इसके अलावा उन्होंने एक बार एंटी सैटेलाइट टेस्ट भी कर चुके हैं। तो कीपिंग दिस थिंग इन व्यू, इंडिया हैज़ कम अप विद द आइडिया ऑफ डिफेंस स्पेस एजेंसी। ठीक है जी, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इंडिया का स्पेस सेक्टर है उसमें एक संवाद प्रोग्राम है। व्हाट इज संवाद प्रोग्राम? इट इज़ टू एनकरेज एंड नर्चर स्पेस रिसर्च अमंग यंग माइंड्स। तो जो हमारे जो यूथ है कंट्री की, उसको इन्वॉल्व करने के लिए संवाद प्रोग्राम डाला है। दिस इज लॉन्च बाय इसरो। स्टूडेंट्स आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड संवाद। ठीक है, इसकी फैसिलिटी जो है वो बैंगलोर में है। अब जो मेजर चैलेंजेस हैं स्पेस सेक्टर में वो क्या है, तो देखो जी, सबसे बड़ा जो स्पेस सेक्टर में जो चैलेंज है उसमें है लैक ऑफ रेगुलेशन ऑन कमर्शलाइजेशन। जो कमर्शलाइजेशन होनी चाहिए थी काफ़ी देर पहले इंडिया के स्पेस सेक्टर की, वो नहीं हो पाई। ठीक है, इसके अलावा जो दिस इज इट इज़ पॉसिबल दैट इफ़ नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज पुट इन प्लेस, देन राइजिंग कमर्शलाइजेशन में लीड टू मोनोपलाइजेशन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो कुछ कुछ एक ही लोग बच जाएंगे जो एक ही सेक्टर में है, तो फिर वहाँ पे कंपटीशन नहीं रहेगा। एंड जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता वहाँ पे प्रोग्रेस और क्वालिटी जो है ना वो नहीं अचीव की जा सकती। ठीक है, अगला जो इसका चैलेंज है दैट इज़ राइजिंग स्पेस डेबरी। आपने सुना होगा, आउटर स्पेस में जो है वो स्पेस डेबरी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है ना, इवन अ स्मॉल पीस ऑफ स्पेस डेबरी कैन डैमेज अ स्पेस क्राफ्ट। छोटे से छोटा टुकड़ा भी अगर वहाँ है तो वो भी डैमेज कर सकता है स्पेस क्राफ्ट्स को। ठीक है, उसके बाद चाइना की जो स्पेस की एक लीप है ना, मतलब कि चाइना हैज़ टेकन अ वेरी बिग लीप इन द स्पेस सेक्टर। ठीक है, बहुत बड़ा आगे उन्होंने एक बड़ा कदम ले उठाया हुआ है। दिस इज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, द चाइनीज स्पेस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली। इट हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च इट्स ओन नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम है बाइडू, BEIDOU, बाइडू। ठीक है, उसके बाद वेपनाइजेशन करी है चाइना ने आउटर स्पेस की, है ना। उसके बाद इंक्रीजिंग ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि आर्म रेस पूरी दुनिया में चल रही है। वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस जो है दैट इज़ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ सस्पिशन, कंपटीशन एंड एग्रेसिवनेस। इसका बहुत एक नॉर्मल एग्जांपल है, जब हम कारगिल की लड़ाई हो रही थी 1999 में, तो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन यूएसए। जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग पोजीशनिंग सिस्टम है, दैट इज़ यूएसए ओरिजिन। तो यूएसए ने उस टाइम पे हमें डिनाई कर दिया था टू प्रोवाइड द ग्रिड रेफरेंसेस ऑफ द रिक्वायर्ड एरियाज। उस टाइम पे दैट वाज फेल्ट, और उसके चलते ही अभी आप देख रहे हो कि हमारा एक नाविक सिस्टम भी आ गया है, जो हमारे जो इंडिया है उसके 1500 किलोमीटर के आउटस्कर्ट्स में भी जो है दैट कैन अपना रिसर्च कर सकता है या उसको कैप्चर कर सकता है। ठीक है जी, ओके। दैट वाज रिगार्डिंग दी जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसमें अगर आप फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि लॉन्च टू लूनर लैंडिंग्स में बताया गया है क्या है। सबसे पहले देखिए, जब ये लॉन्च करेगा 2:35 पे, मैंने कल आपको बताया था ये लॉन्च किया था, तो लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर जो स्पेसक्राफ्ट जो था वो सेपरेट हो गया था। ठीक है जी, अब ये करेगा क्या, पहले ये अर्थ के चक्कर काटेगा, फेज़ 1 में अर्थ सेंट्रिक होगा ये।
फिर ये बड़ा लीप लेगा और मून के पहले बड़े चक्कर काटेगा, धीरे धीरे करता करता ये क्लोज होगा और मून पे लैंड करेगा। यहाँ पे एक टर्म है, ये आप याद रख लीजिए, दैट 1 लूनर डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज। ये आप याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। डिस्टेंस बताया है एंड टोटल जो जर्नी टाइम है दैट इज़ 42 डेज। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं एनडीआरएफ की। ठीक है, करेक्शन दोस्तों, मैं ना एक चीज़ बतानी भूल गया आपको कि ये जो लॉन्च व्हीकल है ना हमारा, जिसको हम GSLV बोलते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ये फिर जब चंद्रयान थोड़ा सा बैक ऑफ द एंड में, बैक एंड में चला जाएगा तो हम इसको बारह डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ओके, GSLV के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता था मैं। ठीक है, तो GSLV क्या होता है? GSLV जो है ना, एक ना इसको जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। ठीक है जी, ये जो होता है ना, ये इम्प्रूवमेंट्स इसके जो पहले PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी गई, तो इंडिया हैज़ कम अप विद इट्स ओन GSLV नाउ। इट इज़ अ स्पेस लॉन्च व्हीकल डिजाइंड, डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय इसरो। ठीक है, इट इज़ यूज टू लॉन्च सैटेलाइट्स एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट इन द जियो सिंक्रस ट्रांसफर ऑर्बिट। मैंने इसको आपको बताया था 3 दिन पहले की न्यूज़ में कि जो जियो सिंक्रस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, GTO। ठीक है, नाउ GSLV जो है, इट हैज़ बीन डिजाइंड फॉर लॉन्चिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, और जो जियो सिंक्रस सैटेलाइट्स हैं, दे आर लॉन्च इनटू द ऑर्बिट इन द सेम डायरेक्शन दैट द अर्थ इज स्पिनिंग एंड कैन हैव एनी इंक्लिनेशन। कोई भी इंक्लिनेशन है, जो जिस डायरेक्शन में अर्थ घूमती है उसी डायरेक्शन में जो है ये जो है जियो सिंक्रस सैटेलाइट होता है, उसका ऑर्बिट सेम होता है। द सैटेलाइट्स इन द जियो सिंक्रस ऑर्बिट अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ठीक है, ओके, नाउ GSLV जो है, इसकी ना कैपेबिलिटी है टू पुट अ हैवियर पेलोड। मतलब कि पहले कम पेलोड की कैपेबिलिटी ही थी इसरो की, अभी जो पेलोड है उसको बढ़ा, मतलब कि GSLV कैन टेक हैवियर पेलोड्स नाउ इन दी ऑर्बिट दैन दी PSLV। ठीक है जी, जो हमने पहले बात की है। उसके अलावा ये ना 3 स्टेज लॉन्चर है और इसके पास स्ट्रैप ऑन मोटर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जो रॉकेट होता है ना, उसकी दोनों साइड में दो, आपने देखा होगा सेम रॉकेट जैसे ही स्ट्रक्चर के दो लगे, उनको स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जो उसको बूस्ट देते रहते हैं और आगे जाके सब्सिक्वेंटली ये सेपरेट होते रहते हैं। ठीक है जी, ओके, ये है हमारा जियो सिंक्रोनस जो है, ये अपना लॉन्च व्हीकल है। ओके ओके, नाउ आई विल मूव टू दी जो इसरो है, इसके पास है क्या क्या? इसके पास ना देखो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है जो पहले था। दिस वाज द फर्स्ट रॉकेट जो इसरो ने डेवलप किया था, क्या? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इट वाज फॉलोड बाय ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV। पहले कौन सा था? पहले था SLV, फिर कौन सा आया? फिर आया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो ASLV था ना, ये दोनों ना छोटे सैटेलाइट लेके जा सकते थे, जिनका 150 kg के आसपास वेट जो था वो होता था। ठीक है ना, और लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO वहाँ तक लेके जाते थे। ये जो ASLV ना, इट इज़ ऑपरेटेड टिल दी अर्ली 1990s, जब PSLV जो था वो फॉर्मुलेशन में नहीं आया था, ये तब तक ऑपरेट होता था 1990s तक। फिर आ गया PSLV। ठीक है, आप क्रोनोलॉजी याद रखिए, SLV, ASLV, फिर PSLV। ओके, PSLV जो था वो फर्स्ट लॉन्च जो उसका 1994 में हुआ था। ठीक है ना, ये इंडिया का जो है ना, सॉरी, इसरो का ना, इसको पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज इसरोज मेन रॉकेट एवर सिंस। जो आज PSLV है ना, इट इज़ हाउएवर इज़ वास्टली इम्प्रूव्ड एंड सेवरल टाइम्स मोर पावरफुल दैन दी वंस यूज्ड इन 1990s। तो ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ इसमें बहुत इंप्रूवमेंट हो चुकी है। ओके, इट इज़ द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस। ठीक है जी, इससे पहले सॉलिड थी। नाउ PSLV इज द मोस्ट रिलायबल रॉकेट यूज बाय इसरो टिल डेट, है ना, विद 52 ऑफ इट्स 54 फ्लाइट्स बीन सक्सेसफुल। दो जो हमारी फ्लाइट्स थी वो अनसक्सेसफुल थी, 54 में से 52 जो इसकी फ्लाइट्स हैं दे आर सक्सेसफुल। जो इसने जो है सक्सेसफुली 2 स्पेस क्राफ्ट, चंद्रयान 1 2008 में और मार्स ऑर्बिटर जो स्पेस क्राफ्ट था 2013 में इसने जो है वो लॉन्च किए थे। ठीक है जी, दैट मीन्स PSLV हैज़ ट्रेवल टू मून एंड मार्स। नाउ इसरो करंटली जो है इट यूजेस 2 लॉन्च व्हीकल्स, दैट इज़ PSLV एंड GSLV। ठीक है जी, बट देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स, इनके अलग अलग वेरिएंट्स भी है। अब आपने थोड़ी देर पहले न्यूज़ में SSLV सुना होगा। इट इज़ ए टारगेटेड एट राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर द लॉन्च ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो सैटेलाइट्स। तो हर बार जब भी लॉन्च करना है तो बड़े सैटेलाइट और छोटे सैटेलाइट जब लॉन्च करने हैं तो हर बार हम ये वाले बड़े लॉन्च व्हीकल यूज़ नहीं कर सकते। तो SSLV जो है उस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इट इज़ मेंट फॉर कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च। ठीक है ना,
500 केजी तक, 500 केजी तक के जो सैटेलाइट हैं वो SSLV जो है उसमें भेजे जाते हैं। इट इज़ सपोज टू कैरी एन इंडिजीनियस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 इनटू स्पेस। ठीक है, उसके बाद GSLV आ जाता है जी। GSLV इज़ मच मोर पावरफुल रॉकेट meant to carry heavier satellites much deeper into space. Till date, जो GSLV है that has carried out 18 missions out of which 4 ended in failure. तो 18 में से 4 फेलियर हुए हैं, बाकी 14 जो हैं they are successful. It can take up to 10,000 kg satellites in the lower Earth orbit. ठीक है, द इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो है वो इट फॉर्म्स द थर्ड स्टेज ऑफ GSLV Mark 2। ठीक है, जो Mark 3 है वर्जन दैट हैव मेड इसरो एंटायरली सेल्फ सफिशिएंट फॉर लॉन्चिंग इट्स सैटेलाइट। ठीक है, जो GSLV Mark 3 है ना, उसने इसरो को इंटायरली सेल्फ सफिशिएंट कर दिया सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। बिफोर दिस इट यूज टू डिपेंड ऑन द यूरोपियन अरायन लॉन्च व्हीकल्स टू टेक इट्स हैवियर सैटेलाइट इनटू द स्पेस। GSLV Mark 3 जो है इट इज़ अ 4th जनरेशन 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल विद 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन्स, जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर मैंने आपको बताए हैं। ठीक है जी, द इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो अपना क्रायोजेनिक अपर स्टेज है विच इज़ फ्लाइट प्रूवन फॉर्म्स द थर्ड स्टेज ऑफ GSLV Mark 3। ठीक है जी, ये CUS को याद रखना आप। द रॉकेट हैज़ 3 स्टेजेस विद 2 सॉलिड मोटर स्ट्रैप ऑन्स, अ लिक्विड प्रोपेलेंट कोर स्टेज एंड अ क्रायोजेनिक स्टेज। 3 स्टेज होगी जी, कौन कौन सी होगी? पहली होगी जी 2 सॉलिड मोटर स्ट्रैप ऑन्स, दूसरी होगी जी अ लिक्विड प्रोपेलेंट कोर स्टेज, और तीसरी कौन सी होगी? क्रायोजेनिक स्टेज। ओके, ये है इंडिया के जो अपना सैटेलाइट व्हीकल्स हैं। अब ना एक नया कंसेप्ट आया था रीयूजेबल रॉकेट ओब्लिक फ्यूचर रॉकेट्स, आपने देखा होगा इसकी टेस्ट भी हुए थे। तो उसका मोटा मोटा हम जानेंगे कि जो फ्यूचर ऑफ रॉकेट्स है इट इज़ मेंट टू बी रीयूजेबल, ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द रॉकेट वुड बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द मिशन। ठीक है, द बल्क ऑफ इट वुड बी री एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड लैंड वेरी मच लाइक अ एयरप्लेन। आपने स्पेस एक्स के देखे होंगे, जैसे वो जैसे ही लॉन्च होते हैं वैसे ही वो लैंड भी कर जाते हैं। ठीक है, इट इज़ फुली रीयूजेबल रॉकेट, दे आर स्टिल टू बी डेवलप्ड। ISRO has also developed a reusable rocket called RLV-TD, Reusable Launch Vehicle Technology Demonstrator, which has had a successful test flight in 2016। ठीक है जी, ओके, ये था इसके बारे में सारा ISRO के बारे में। ओके, अभी आगे चलते हैं। आगे यहाँ बात हो रही है आर्मी NDRF टीम डिप्लॉयड, जो फ्लड्स चल रहे हैं दिल्ली में आज भी जो पानी का जो स्तर था वो 3 मीटर आज भी ऊपर था। ठीक है, NDRF जो लगी हुई, अब NDRF क्या है? हर जगह फ्लड्स आ रहे हैं तो NDRF की बात हो रही है, तो लेट्स इसके बारे में जानना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब क्या है कि NDRF होती क्या है? NDRF जो है ना, ये होती है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर आती है। ठीक है, नेशनल क्लैमिटी जो क्लैमिटी कंटीजेंसी फंड होता है, इट वाज रीनेम्ड एज नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF विद द इनेक्टमेंट ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन 2005। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 46 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। दो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का है ना, ये उसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, इट इज़ प्लेस्ड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, पब्लिक अकाउंट में जो है इसको प्लेस किया गया है अंडर रिजर्व फंड नॉट बेयरिंग इंटरेस्ट। पब्लिक अकाउंट क्या होते हैं ये देखो, इसको भी कर लेते हैं कि इट इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 266 ब्रैकेट में 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट अकाउंट्स फॉर फ्लो फॉर दोज ट्रांजेक्शन वेयर द गवर्नमेंट इज मेयरली एक्टिंग एज अ बैंकर, एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड एंड स्मॉल सेविंग एटसेट्रा। दीज फंड्स डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट एंड हैव टू बी पेड बैक एट सम टाइम। Now expenditures from it are not required to be approved by the parliament। ये याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, पॉलिटी का भी एक इशू हमारा इसमें याद अपना कवर हो गया, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बाकी जो ये जो NDRF है ना, इट इज़ मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मीटिंग दी एक्सपेंसेस फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिलीफ एंड कहीं कोई अर्थक्वेक आ गया है, कहीं के कोई फ्लड्स आ गए हैं, कोई कहीं आग जो फॉरेस्ट फायर हो गई है, तो उसमें ये यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, बाकी जो NDRF है ना, इट सप्लीमेंट्स दी SDRF, वो जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है। इन केस ऑफ अ डिज़ास्टर ऑफ सीवियर नेचर इट इज़ प्रोवाइडेड एडिक्वेट फंड्स विच आर नॉट अवेलेबल विद दी SDRF। क्लियर है जी। नाउ उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है? इट इज़ फाइनेंस थ्रू दी लेवी ऑफ अ सेस ऑन सर्टन आइटम्स चार्जेबल टू एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी एंड अप्रूव्ड एन्यूअली थ्रू दी फाइनेंस बिल। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसकी फाइनेंस जो जो फाइनेंसिंग होती है, इट इज़ थ्रू लेविंग अ सेस ऑन सर्टन आइटम्स चार्जेबल टू एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी एंड अप्रूव्ड एनुअली थ्रू द फाइनेंस बिल। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं वो जो हैं इसका ऑडिट करते हैं एनडीआरएफ के अकाउंट्स का। ठीक है, एनडीआरएफ के अकाउंट का यही जो है वो कैग जो है वो ऑडिट करते हैं। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव अहेड। तो ये तो जो एनडीआरएफ के बारे में जो था वो आपको पता चल गया है। आगे न्यूज़ में चलते हैं। काफ़ी न्यूज़ है जिसमें कुछ मिला नहीं है, ये सारी रिलेटेड न्यूज़ हैं। और बाकी जो स्टेट न्यूज़ है उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, ये एक न्यूज़ है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। खालिस्तान सपोर्ट्स दिया सर, खालिस्तान इशू क्या है इसको बाद में सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो हमारी आएगी रिगार्डिंग दी, ओके, ये चंद्रयान 3 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ओके, लिविंग विद दी डिल्यूज। ओके, ये जो आर्टिकल है ना, दिस इज रिगार्डिंग दी क्लाइमेट चेंज इन, आई मीन ये जो इनके राइटर हैं अरोमार रेवी, इन्होंने लिखा है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ हार्श रियलिटी, इट इज़ टाइम टू एक्सेप्ट दैट एंड री इमेजिन आवर सिटीज़। तो बात वही है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। अभी इन्होंने लिखा है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स एंड रिस्क लाइक फ्लडिंग आर फेल्ट इंटेंसिवली इन आर सिटीज़। This is because they concentrate 1/3 of our people and 2/3 of our economy's output in the increasingly dense built-up areas, with poor water sanitation, drainage and waste infrastructure that struggle to even deliver everyday basic services. तो बेसिकली उन्होंने यही बताया है कि जो जो 1/3 लोग हमारे शहरों में रहते हैं और 2/3 इकोनॉमिक आउटपुट जो है यहाँ से मिलती है, उसमें जो फैसिलिटीज़ है ना, जिनमें पुअर वाटर सैनिटेशन है, ड्रेनेज ऑफ वाटर है, वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ख़राब हालत है, इरेशनल लैंड यूज एंड प्लानिंग सिस्टम exacerbate these challenges and amplify the vulnerability of tens of millions who are forced to live in informal settlements and slums. तो सिटीज़ जो है इन सेंसिटिव रीजन्स along the coast, rivers and hills face even worse impacts due to the हायर एक्सपोजर एंड लोकेशन वल्नरेबिलिटीज़। अब इन्होंने बेसिकली यही बताया है कि जो पुअर मैनेजमेंट है, जो प्लानिंग स्टेज है, प्लानिंग स्टेज पे ही जो है इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता है वाइल सेटिंग अप अ सिटी और आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी। उसमें प्लानिंग लेवल पे ही भी जो है काफ़ी चीज़ें ऐड नहीं की जाती। इसकी एक ना बड़ी अच्छी एग्जांपल है, यूएसए में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं वो प्लानिंग लेवल पे ही उनके अंदर वाटर मैनेजमेंट का जो है ना उसका प्लान ऐड कर दिया जाता है कि आप जैसे सुबह उठ के आप हाथ धोते हो, ब्रश करते हो, तो वो पानी हमारे इंडिया में क्या होता है वो वेस्ट चला जाता है, लेकिन वहाँ पे जो बिल्डिंग मैनेजमेंट में उसमें वो पानी वेस्ट नहीं जाता, दैट इज़ यूज्ड इन अदर थिंग्स लाइक फ्लशिंग ऑफ द टॉयलेट्स, तो उसमें चला जाता है। तो प्लानिंग लेवल की यहाँ पे जो राइटर हैं वो बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑथर यही बता रहे हैं कि वो प्लानिंग लेवल पे ना बहुत बुरी हालत है। उसके बाद इन्होंने ना चाइना के बारे में बताया है कि चाइना इज़ ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म 30 ऑफ मेगा सिटीज़ इनटू स्पॉन्ज सिटीज़ that use green roofs to slow down runoff into drains, urban forests to enable perlocation, groundwater recharge and wetland to absorb the reuse 2/3 of their water. ठीक है, अब चाइना ऑलरेडी जो है 30 जो मेगा सिटीज़ में ये प्लान कर चुका है कि जो वाटर है उसको प्रिजर्व कैसे करना है, रीयूज़ कैसे करना है, और वो पानी जो है इफ़ इट कम्स इन एक्सेसिव अमाउंट तो उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब इसमें ऑथर बोलते हैं कि ईस्ट कोलकाता's wetlands have been an effective flood defense that help treat a large share of the city's sewage, produce half of the city's fresh vegetables and provide livelihoods to 1 lakh people. ठीक है, अब वेटलैंड्स के बारे में आप सभी जानते हैं क्या होते हैं। तो वेटलैंड्स दे आर सो इम्पॉर्टेंट इन दोज थिंग्स like in mitigating the flood crisis, like overcoming the food shortage and provision of clean water, clean air, habitat to some species. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है विच हैज़ टू बी कंसिडर्ड। ऑल दो इंडिया जो है इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ऑन अ वेरी रैपिड डेवलपमेंट इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, बट अभी जो कुछ हो रहा है ये दिस इज़ नॉट हैपनिंग, जो छोटे स्पैन में ये चीज़ें प्लान नहीं हुई है। ये जो चीज़ें हो रही हैं, अभी फ्लड आ रहे हैं, ये काफ़ी देर पहले से इनको प्लान करना था सो दैट आज इसको ये फेस नहीं करना पड़ता। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, इसके अलावा इन्होंने बताया है कि मीडियम टर्म सोल्यूशन इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ड्रेनेज, वाटर सप्लाई,
waste water system to store the intense rain that may come over a short period, as well as treat and recycle wastewater to ensure safe water and sanitation through the rest of the year। तो वही चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि ये चीज़ें जो है हम करने पड़ेंगी। उसके अलावा ये बोलते हैं इम्प्रूविंग रोड्स, द एक्सपेंशन ऑफ आर जो है urban areas faster than planned drainage system means that many roads effectively become storm water drains to reduce the local flooding। ठीक है, we need to, इन्होंने बोला है to reduce the local flooding we need to improve the way city roads are built, है ना, एंड आर रिपेयर्ड। मतलब कि रोड्स बन रहे हैं, अगेन वो प्लानिंग स्टेज की बात है। अगर रोड बन रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब बारिश आती है तो सबसे पहले पानी कहाँ खड़ा होता है, रोड के ऊपर खड़ा होता है, नहीं। जो इसके एडजेसेंट एरियाज होते हैं, रोड इज सपोज टू बी हायर देन दैट एंड विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ स्लोप, ताकि अगर पानी आ भी रहा है तो स्लोप से पानी जो है दैट इज़ नॉट अपना इकट्ठा नहीं हो रहा रोड के ऊपर, वो कंटिन्यूसली ड्रेन होता जा रहा है। फिर उसके बाद ऑथर बताते हैं कि ग्रीनिंग सिटीज़ एंड यूजिंग द ब्लू ग्रीन ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर एज आर सिटीज़ एक्सपैंड टू बिकम इम्परवियस कंक्रीट जंगल्स। अब कंक्रीट जंगल आपको पता क्या होता है, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स एक जगह हो गई, हीट डोम बन रहे हैं, जो अल्बीडो इफेक्ट है वो कम हो रहा है क्योंकि ग्लास का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो बहुत कम होती जा रही है ना। ग्रीन सिटीज़ जो है उनको प्रोपेगेट करना बहुत ज़रूरी है। मियावाकी जो मेथड है फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट का, उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली ऑथर ने यही चीज़ें इसमें कवर की हैं। ओके, चलते हैं आगे भी नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये है नॉट ब्रसल्स, ये अगेन सेम है कि रिगार्डिंग दिस आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग दी मणिपुर के बारे में, जो अभी यूरोपियन पार्लियामेंट में जो इशू खड़ा किया गया है कि क्रिश्चियंस के साथ वहाँ पे सही नहीं हो रहा है। तो ऑथर ने जनरली ना इसमें यही बताया कि द सिचुएशन इन मणिपुर जो है वो इट कंटिन्यूज टू बी ग्रेव, नियरली 150 पीपल हैव बीन किल्ड, अबाउट 40,000 डिस्प्लेस्ड एंड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग हाउस, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिस्ट्रॉयड इन लार्ज नंबर सिंस मे। ठीक है, द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट ऑन दिस द क्राइसिस इन द स्टेट हाउएवर इज आउट ऑफ लाइन। क्यों बताते हैं ये, मैंने कल आपको इसी आर्टिकल के बारे में बताया था कि यूरोपियन जो पार्लियामेंट है दे हैव गिवन अ स्टेटमेंट विच इज़ अनकुक्ड, देर आर नो बेसिक फैक्ट्स इनटू इट, दिस इज बेसलेस। ठीक है, वाई, बिकॉज देर आर number of facts and figures which comes into play when we talk about a state. What is the ethnic composition, what kind of relationships are there between the people। अभी मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ना अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ में आया था कि देर वॉज अ कुकी मैन हु इज़ अ क्रिश्चियन, ही मैरिड अ मैतेई लेडी who was a Hindu, and they have a 6 or 7 years child who was shot down by some insurgent group with a sniper shot। Now जो यूरोपियन पार्लियामेंट जो बात कर रही है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स, पीपल आर लिविंग इन हार्मनी देयर। हमने पॉलीगैमी भी डिस्कस की थी, यू वॉन्ट बिलीव, मणिपुर में एक कुकी है या एक नागा है या एक मैतेई है, दे आर गेटिंग मैरिड विद ईच अदर, देर इज़ नो प्रॉब्लम। यस, बिकॉज जो फिफ्थ कॉलमनिस्ट होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि फिफ्थ कॉलमनिस्ट क्या होते हैं किसी देश के। ठीक है, और जो फॉरेन फोर्सेस हैं वो हमेशा लगी रहती हैं कि किसी देश को जो है उसको हमेशा कैसे डाउनग्रेड करना है ना। तो उसमें पोरस बॉर्डर है, चाइना इज कमिंग इनटू प्ले, यू वॉन्ट बिलीव पाकिस्तान इज ऑल्सो कमिंग इनटू प्ले इन आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो देर आर अदर फैक्ट्स ऑल्सो। सो दिस जो भी इन्होंने रेजोल्यूशन वहाँ अडॉप्ट किया है, दिस इज टोटली अपना इररेलेवेंट। ठीक है, इट इज़ मैंशनड द डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एंड इंटरेस्ट शट डाउन एंड आस्क्ड फॉर द रिपील ऑफ द फॉर्मर। तो आफ्सपा की बात होती है। सी, अगर आफ्सपा भी वहाँ हटा दिया जाए तो यू वॉन्ट बिलीव वहाँ पे हाल क्या हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट बैड एंड एवरीबडी इज़ नॉट गुड। बट अगर आफ्सपा नहीं रहेगा तो पुलिस तो वैसे भी बंधी हुई है ना, और अगर आर्मड फोर्सेस के पास भी स्पेशल पावर्स नहीं रहेंगी तो वहाँ डेटरेंस नहीं रहेंगी। तो द एलिमेंट ऑफ डेटरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू ओवरकम द प्रॉब्लम। जब प्रोजेक्ट किया जाता है इन चीज़ों को बाय द फिफ्थ कॉलमनिस्ट विच वर्क विच एक्ट्स इनसाइड अ कंट्री एंड दे प्रोपोगेट अगेंस्ट द कंट्री, दैट इज़ अ एंटायरली डिफरेंट इशू। ठीक है, सो ऑथर ये बताना चाह रहे थे कि ये जो बताया जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है उसका कोई मतलब नहीं है एंड इसका सच में कोई मतलब नहीं है। ओके, चलो ये लेट्स मूव अहेड, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल कौन सा है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ओके,
अगले आर्टिकल चलते हैं। अगला है सोलोमन आइलैंड की बात हो रही है, ठीक है। सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड जो है इसके बारे में बताया गया है कि सोलोमन आइलैंड्स पॉलिसिंग बाय चाइना ऑस्ट्रेलिया टेक इट अप विद दी वोंगी। अब सोलोमन आइलैंड का क्या इशू है, तो हम ना सबसे पहले सोलोमन आइलैंड के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सोलोमन आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हुआ क्या था, ये ना यहाँ चाइना की बात हो रही है ना। तो हम ना सोलोमन आइलैंड के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सोलोमन आइलैंड अगर आप देखोगे, इफ़ यू सी ऑस्ट्रेलिया ऑन द मैप, और ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में अगर आप एक घड़ी रखोगे, तो ऑस्ट्रेलिया के 2 बजे 2 o'clock आप सोलोमन आइलैंड को देखोगे, ठीक है, जिसकी कैपिटल है होनियारा, ठीक है। तो ये सोलोमन आइलैंड जो है ना, जो दे चेरिस्ड देयर हिस्ट्री विद अमेरिकन्स ऑन द बैटल फील्ड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ये उस टाइम पे इनके साथ मिले हुए हैं। तो चाइना जब इनके साथ इंटरफेयर करता है ना, तो ऑब्वियसली जो है यूएसए कम्स इनटू प्ले। नाउ सोलोमन आइलैंड जो है ना, इट इज़ अ नेशन इन मेलेनेशिया ईस्ट ऑफ पापुआ न्यू गिनी, comprising more than 990 islands. Its capital is Honiara, located on the island of Guadalcanal, ठीक है। ग्वाडल कैनाल एक करके आइलैंड है, उसके ऊपर इनकी कैपिटल है होनियारा। जो सोलोमन आइलैंड है ना, दे हैव बीन इनहेबिटेड बाय मेलेनेशियन पीपल फॉर एटलीस्ट 30,000 ईयर। 30,000 साल से वहाँ पे जो है मेलेनेशियन पीपल रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स एंड कोरल एटॉल्स इन मेलेनेशिया, ठीक है, ओके। मेलेनेशिया इज ए सब रीजन ऑफ ओशियनिया इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। आप इसको मैप पे ज़रूर एक बार देखना ना हो। द कंट्री comprises most of the Solomon Island chains with the exception of Buka and Bougainville, two islands at the northwestern end that forms an autonomous region of Papua New Guinea, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। जो आइलैंड है ना, सोलोमन आइलैंड, वो ना एक ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द ब्रिटिश मोनार्क रिप्रेजेंटेड बाय अ गवर्नर जनरल सर्विंग एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। आप अपना इंडिपेंडेंस वाला टाइम याद कीजिए, तो यहाँ भी ब्रिटिश मोनार्क है जो जिसको रिप्रेजेंट करता है गवर्नर जनरल, ठीक है। स्टिल द कंट्री इज अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, इज इंडिपेंडेंट, एंड द गवर्नर जनरल इज अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनिकैमरल नेशनल पार्लियामेंट। यूनिकैमरल है, बाईकैमरल नहीं है, ठीक है। अब चाइना का क्या है, अभी क्या हुआ है कि रिसेंट लीक्ड डॉक्यूमेंट ने जो है उसने रिवील किया है कि सोलोमन आइलैंड जो कि साउथ पैसिफिक में है, इट हैज़ रीच्ड अ डील विद चाइना विच आउटलाइंस एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इन दोनों की आपस में सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेके बातचीत चल रही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डील ऑफ इट्स काइंड फॉर चाइना इन द रीजन, ठीक है, विच इज़ नॉट येट साइंड एंड इट इज़ नॉट फुली नोन वेदर द प्रोविजंस मैंशनड इन द लीक डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंट इन द फाइनल ड्राफ्ट और नॉट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है उसी से जानकारी हमें मिली है, ठीक है। अब जो है प्रोविजंस क्या है उस प्रपोज डील के, चाइना और सोलोमन के, तो आप यहाँ फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसके सोलोमन आइलैंड के, जिनका नाम है मानासे सोगावारे, ठीक है, वो शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। प्रोविजंस जो है ना इस प्रपोज डील के, उसमें है कि डॉक्यूमेंट जो बताता है कि इट एनेबल्स चाइना टू सेंड इट्स पुलिस, आर्मड पुलिस, military personnel and other law enforcement to and armed forces to the island on the later government's request। अगर उनकी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी तो चाइना कैन सेंड दीज थिंग्स, है ना, दीज पीपल टू द आइलैंड। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर चाइनाज नेवल वेसल्स टू यूटिलाइज द आइलैंड फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब लॉजिस्टिक सपोर्ट तो कहने की बातें हो गई, लेकिन आपको भी पता है कि ये किस लिए यूज़ होगा, ठीक है ना। बेसिकली दिस इज़ बीइंग मिलिट्रीलाइज्ड ओशियनिया है बाय द चाइना, ठीक है। अब चाइना के इंटरेस्ट क्या है सोलोमन आइलैंड में, सबसे पहले रोल ऑफ ताइवान पे आ जाते हैं। जो पैसिफिक आइलैंड्स है ना, दे आर अमंग द फ्यू रीजन्स इन दी वर्ल्ड वेयर चाइना हैज़ कंपटीशन फ्रॉम ताइवान फ्रॉम डिप्लोमेटिक रिकग्निशन, ठीक है ना, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं उसकी। नाउ चाइना कंसीडर ताइवान टू बी ए रेनेगेड टेरिटरी। रेनेगेड तो पता ही चल गया आपको, रेबल को बोलते हैं ना, तो रेनेगेड टेरिटरी मानता है, अवेटिंग रीयूनिफिकेशन एंड अपोजेस इट्स रिकग्निशन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। तो चाइना चाहता नहीं है कि इसको रिकग्निशन मिले, ठीक है। नाउ द सोलोमन आइलैंड वाज वन अमंग द 6 पैसिफिक आइलैंड्स स्टेट्स विच हैड ऑफिशियल बायलैटरल रिलेशन विद ताइवान, ठीक है, ओके। अभी आगे चलते हैं। जो सोलोमन आइलैंड में यूएसए है, इट नेवर वांट्स कि चाइना का कुछ भी इन्फ्लुएंस वहाँ पे हो,
क्योंकि ये हमेशा वॉर ऑफ इकोनॉमीज चल रही है जिसमें इधर यूएसए और चाइना कैन प्रिवेल। ठीक है, तो ये सारा इशू इसी के रिलेटेड यहाँ पे घूम रहा है। मेन मेन फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, लेट्स नाउ मूव हेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना, वो एक तो ये है चाइना डिज़ाइंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड एट पाकिस्तान पंजाब साइट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोकेशंस हैं, आप एक बार देख लीजिए। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, मिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने शुक्रवार को ना ही लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 1200 मेगावाट चाइनीज डिजाइंड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट विच विल बी बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ $3.5 बिलियन। ठीक है, ओके, ये कहाँ होगा? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसका नाम है चश्मा 5। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट अ साइट along the left embankment of the fast flowing river Indus। मियाँ वाली करके एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, मियाँ वाली। ठीक है, द साइट इज़ ऑलरेडी होम टू 4 चाइनीज सप्लाइड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दैट वर बिल्ड इन रिसेंट डिकेड्स। ठीक है, ऑलरेडी 4 वहाँ पे हैं। अब पाकिस्तान जो है उसको पहला इसका न्यूक्लियर प्लांट जो था वो कनाडा जो था उस, और करंटली जो 8% इसकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, और अभी इट इज़ प्लानिंग कि इसकी जो कैपेसिटी है ना वो 20% तक इंक्रीज़ कर देंगे बाय 2030। ठीक है जी, ओके। अभी हम चलेंगे आगे। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट जगह का नाम था, ये अपना चश्मा 5 हो गया, उनके नए पावर प्लांट, ये याद रखना, कहीं भी फिगर हो सकता है। ठीक है, अभी ये हमने कल भी एक पढ़ा था, जो मिसाइल लॉन्च डिफेंडेड इन रेयर यूएन अपीयरेंस। इसमें वही नॉर्थ कोरिया ने जो आईसीबीएम लॉन्च की है जिसका नाम है वासुंग 18 जो लॉन्च की है, दिस इज़ आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो ये लॉन्च की है, एक बार दोबारा मैंने सोचा आपको रिपीट करवा देता हूँ। ओके, लेट्स मूव अहेड। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, दैट इज़ ऑन इकोनॉमी पेज। ठीक है, इकोनॉमी पेज पे ये है कि इंडिया एंड यूके लुक टू क्लोज एफटीए टॉक्स ऑन 5 चैप्टर्स विद कंटेंशियस इश्यूज। अब ये है क्या एफटीए? इंडिया यूके का क्या चल रहा है इसमें? तो चलो लेट्स गेट इनटू द रूट्स ऑफ दिस थिंग। हुआ क्या था कि 2022 के शुरू में ना इन्होंने ना इंडिया और यूके ने ना फॉर्मल लॉन्च किया था नेगोशिएशन का, जिसमें इंडिया यूके जो ना उनका आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ, ये आपस में जो एफटीए चल रहा था, दैट वाज एम्ड एट अचीविंग अ फेयर एंड बैलेंस्ड एफटीए एंड कवर मोर देन 90% ऑफ टैरिफ लाइंस सो एज टू रीच द बायलेटरल ट्रेड टारगेट ऑफ अराउंड 100 बिलियन बाय 2030। टारगेट था इसका 100 बिलियन बाय 2030 का। अब एफटीए होता क्या है? जो एफटीए होता है ना, ये ना एक पैक्ट होता है किसी 2 या 2 से ज़्यादा नेशंस के बीच। किस लिए? टू रिड्यूस बैरियर्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमंग दैम। जो भी बैरियर्स होते हैं उसको अपना इधर टू इम्प्रूव देम और उनको हटाने के लिए। अंडर अ फ्री ट्रेड पॉलिसी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद लिटिल और नो गवर्नमेंट टैरिफ कोटास सब्सिडीज और प्रोहिबिशन टू इनहिबिट देयर एक्सचेंज। ठीक है, जो कंसेप्ट है ना फ्री ट्रेड का, इट इज़ दी ऑपोजिट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म। उल्टा होता है उसके। ठीक है ना, बिल्कुल उल्टा। ओके, अब एफटीए जो है ना वो दैट कैन बी कैटेगराइज्ड अलग अलग, उसमें किस किस में कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है पीटीए, सेपा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये आप बताएंगे कमेंट्स में कि सेपा किसके साथ हुआ इंडिया का। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है। ठीक है जी, ओके। नाउ वेयर डज इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ एफटीए विद अदर कंट्रीज? दूसरी कंट्रीज के साथ क्या चल रहा है? ठीक है, इंडिया हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटिंग अ न्यू सीरियसनेस ऑफ पर्पस एज इट नेगोशिएटेड 16 new and enhancing several other trade pacts with nations as diverse as Canada, USA, European Union and South Korea. Already India is working on the जो 16 अलग से जो plans हैं। India is hoping to conclude its first FTA in over a decade with UAE 2022 में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, एंड अनदर वन विद ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इन दी ऑफरिंग। ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा है प्लीज़ बताइए ये भी। ओके, right before the launch of FTA talks with the UK, India and South Korea also decided to expedite the upgradation of the existing FTA, formally called the Comprehensive Economic Partnership Agreement। चलो ठीक है, ये आ ही गया, आपसे पूछा था। ठीक है, अब इंडिया यूके जो FTA है, वे डू इंडिया एंड यूके करंटली स्टैंड इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टाइज। ठीक है, देर आर ना अराउंड ना 600 यूके कंपनियां हैं जो
इंडिया में हैं जो कम से कम 3,20,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, जिन्होंने 600 यूके कंपनीज। ठीक है जी। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय कंपनीज लाइक जेसीबी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, दे आर एक्सपोर्टेड टू ओवर 110 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, सपोर्टिंग द विजन ऑफ एज आत्मनिर्भर भारत। ठीक है जी। ओके। ऑल्सो इंडिया जो है इट इज़ ऑलरेडी अ बिग इन्वेस्टर इन टू यूके, स्पेशली इन डायनामिक सेक्टर। क्या कौन कौन सा डायनामिक सेक्टर है जी? जैसे फिनटेक हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए और बैटरीज हो गया। ठीक है, उसमें इंडिया जो है इन्वेस्ट करता है। 2020-21 में ना इंडिया वाज द यूके से सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यूके का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट था 2020-21 में। हाउएवर गिवन द साइज ऑफ द टू इकोनॉमीज, जो फिफ्थ और सिक्स लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है, इंडिया ने यूके को सरपास कर लिया। ये थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है। ओके, लेट्स मूव एट। इंडिया यूके जो ट्रेड रिलेशनशिप है इन पर्टिकुलर, इट हैज़ अंडर परफॉर्म्ड। ठीक है, अगर एफटीए हो जाता ना तो ये चीज़ें जो है ओवरकम कर सकते हैं। इनका आपस बायलेटरल ट्रेड हैज़ टू गो अप, इट इज़ सपोज टू गो अप इफ़ एफटीए कम्स इनटू फॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है यूके के लिए? अब यूके का सबसे बड़ा स्टेप जो है आप सबको पता है, उसने ना ब्री एग्जिट कर लिया था। ठीक है ना। उसके बाद यूके जो है ना उसने ट्रेड पैक्ट किया इंडिया के साथ ब्री एग्जिट के बाद, एंड इट सीक्स अ ग्रेटर रोल इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है, ऑकस हो गया, इंडो पैसिफिक में जो है यूके इज इन्वॉल्व। ओके, इंडिया इज एट द हार्ट ऑफ यूकेस इंडो पैसिफिक टिल्ट विच हैज़ जनरेटेड कंसीडरेबल इंटरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है जी। उसके बाद आपने एक सी पी टी डबल पी के बारे में भी सुना होगा। While the UK will also be launching trade negotiation with Canada, Mexico, and Gulf to underscore its global Britain credential, a trade deal with India, along with its membership in CPTPP, remains critical in anchoring the UK economically to the Indo-Pacific. ठीक है, आगे पार्टनरशिप है लाइक ऑकस एंड FTAs विद कंट्रीज लाइक इंडिया। ये जो है यूके को ना एक ग्रेटर वॉइस देता है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो सबके साथ यही सेम ही कहानी है। ठीक है, इंडिया के साथ क्या फ़ायदे हो सकते हैं एफटीए के? तो इंडिया के साथ ये हो सकता है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट है ना, जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर गुड्स हो गया, फुटवेयर हो गया, है ना, इनको बूस्ट मिलेगा। और इंडिया इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर ए क्वांटम जंप इन द एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स। तो अभी इंडिया इज़ ऑल्सो फोकसिंग कि जो इंडिया के मरीन प्रोडक्ट्स है, जैसे फिशरी हो गया, या फिर जितने भी ये प्रॉन्स हो गए, या फिश, जितने भी रिसोर्सेस हम अभी पैदा करते हैं, उनका भी मतलब कि इंडिया के पास ना 56 मरीन यूनिट्स हैं रिकोगनाइज्ड। तो इंडिया वांट्स कि इसका एक्सपोर्ट जो है मरीन प्रोडक्ट्स है ये भी बढ़े। तो इट कैन हैपन थ्रू दी एफटीए ओनली। ओके, देर इज़ ऑल्सो ग्रेट पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स इन सर्विसेज सेक्टर लाइक आईटी हो गया, नर्सिंग हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर हो गया, इंक्लूडिंग आयुष हो गया, है ना, एंड ऑडियो विजुअल सर्विसेज। उसके अलावा यूके जो है ना वो परमानेंट मेंबर है यूएनएसए का, ये हम सबको पता है। ठीक है ना, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूके के साथ क्लोज रहने की, कि जो है इंडिया हैज़ टू रिमेन अ स्ट्रेटजिक पार्टनर विद द यूके, है ना, क्योंकि इंडिया इज़ आइंग टू सिक्योर अ परमानेंट सीट इन द यूएनएससी। ठीक है। नाउ स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद द ट्रेड वुड सीक यूके सपोर्ट एट ग्लोबल इशूज़ लाइक चाइना के साथ जब स्टैंड ऑफ होता है तो हमें ग्लोबल सपोर्ट चाहिए। ठीक है, लद्दाख सेक्टर में हो रहा है, कभी इधर हो रहा है अपना ले वाले एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हो रहा है, और वही परमानेंट सीट चाहिए अपन को अपना यूएनएससी में, उस पर भी सपोर्ट करता है। सो दिस एफटीए जो है ना ये बहुत ज़्यादा अपने को वो करेगा, हेल्प करेगा इंडिया को ग्लोबल फोरम पे। इंडिया हैज़ टू कम अप विद अ वेरी क्रेडिबल इमेज एंड गेटिंग एंगेज्ड विद द कंट्रीज लाइक यूके एंड फ्रांस। इंडिया का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है ना, दीज थिंग्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट। ठीक है ना, यू आर गोइंग टू अटेंड एन एग्जामिनेशन वेयर मेच्योरिटी ऑफ थॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो you underline those things, you have to include these things when you write an answer, and you have to inculcate these things inside you, so that you come up with a opinion which is well read, which is well rehearsed, and which is full of facts and figures. क्लियर है जी? ओके, आगे चलते हैं। इसके ना थोड़े जो एफ है ना इसके थोड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि एफ साइन नहीं हो रहा तो डिले होता जा रहा है, वो सबसे बड़ा इसका चैलेंज है। उसके बाद ना डब्ल्यू जो है ना वो हमेशा इट कीप्स एन आई कि किस किस के बीच में एफ हो रहा है। तो जो डब्ल्यू है उसका काम ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कि अगर कुछ कंट्रीज जो है अपने म्यूचुअल फ़ायदे के लिए कुछ ऐसे पैक्ट साइन करती हैं जिससे
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ़ वी थिंक द एंटायर वर्ल्ड एज अ होल, तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो WTO है वो, इट कैन कॉज सैंक्शंस ऑन द कंट्रीज, ठीक है। तो ये दो मेजर कारण हैं, क्योंकि WTO रूल्स ओनली परमिट्स मेंबर्स टू गिव प्रेफरेंशियल टर्म्स टू अदर countries if they have bilateral agreements that cover substantially all the trade between them. तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो ये वाला जो टॉपिक था, आई थॉट कि FTA के बारे में आपको बताऊं कि चल क्या रहा है। तो दिस इज़ द थिंग। आगे ना एक ये न्यूज़ है, मैं आपको ये बताना चाहता था, ये ना ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, ये होता क्या है। सबसे पहले ये ना मोदी जी को ना फ्रांस में गए हैं ना, तो उनको मिला है, इसका नाम क्या है, ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर। जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है फ्रांस के, उन्होंने दिया इनको। तो है क्या ये, देखो, द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, और सिंपली द लीजन ऑफ ऑनर इज द हाईएस्ट फ्रेंच डेकोरेशन। ये सिविल और मिलिट्री दोनों का हाईएस्ट। इंडिया में क्या है, सबसे द पीस टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, उसको बोलते हैं अशोक चक्रा। वॉर टाइम का कौन सा है, उसको बोलते हैं परमवीर चक्रा। लेकिन फ्रांस में जो ग्रैंड क्रॉस है यही है, पीस का भी और सिविल का भी सबसे बड़ा अवार्ड यही है, ठीक है। ये ना 1802 में जो नेपोलियन बोनापार्टे थे ना, उन्होंने शुरू किया था ये, ठीक है, 1802 में, ठीक है। अब जो है कि ये बोल रहे हैं कि जो अवार्ड है उसमें, इसमें अवार्ड जो है उसमें है क्या, अवार्ड में ना इसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। देर आर नो मटीरियल और फाइनेंशियल बेनिफिट अटैच टू द अवार्ड, ठीक है। द लीजन ऑफ ऑनर जो है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द गवर्नमेंट आइडेंटिटीज द पोटेंशियल ऑनरीज, ठीक है। कुछ लोग लीजन बोलते हैं, कुछ लोग लीन बोलते हैं, यू कैन प्रोनाउंस इट एज यू लाइक इट, ठीक है, ओके। अब बोल रहे हैं कि वो फॉरेनर है उसको कब दे सकते हैं ये अपना अवार्ड। तो अवार्ड जो है ना, उसमें बताया गया है कि अगर इफ़ समबडी हैव रेंडर्ड सर्विसेज, एग्जांपल कल्चरल एंड इकोनॉमिक, टू फ्रांस, और सपोर्टेड कॉज डिफेंडेड बाय द फ्रांस, सच एज ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन। ऑल्सो द स्टेट विजिट्स आर एन ओकेजन फॉर conferring the legion of honor upon the अपना ऑफिशियल फिगर्स, ठीक है जी, ये याद रखना आपने। अब जो अपने PM है मिस्टर मोदी है, व्हाट ही हैज़ गॉट, जो लीन ऑफ ऑनर है ना, इट हैज़ 5 डिग्रीज ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टिंक्शन। क्या क्या है, 3 रैंक्स, शेवलायर जिसको नाइट बोलते हैं, ऑफिसर, उसके बाद कमांडर, एंड 2 टाइटल्स जिसमें है ग्रैंड ऑफिसर एंड ग्रैंड क्रॉस। ये इनको 5 चीज़ें जो हैं वो मिली हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, कहना ही है, बट अगेन वी विल हैव टू थिंक on the lines of geopolitics. We have to be engaged with such countries where we have which are not keeping us back on the back foot, but they are helping us to taking a leap ahead, ठीक है। तो that engagement is very important. आज से 10 साल पहले एक एक ना स्ट्रैटेजी थी चाइना की, उसको वो बोलता था कंटेनमेंट एंड एंगेजमेंट। वो क्या करता था, जैसे USA यूजेस पॉक्यूपाइन डॉक्ट्राइन, वैसे वो चाइना ना कंटेनमेंट एंड एंगेजमेंट की पॉलिसी यूज़ करता था। उसमें क्या करता था, दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, देर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, तो वो क्या करता था, एक के साथ एंगेज हो जाता था इन ट्रेड रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड दूसरे को कंटेन करता था, वाइल कुछ भी उनके साथ पंगा लेके दूसरी कंट्री को वेपन सप्लाई करके, ग्लोबल फोरम के दूसरी कंट्री जो है उसके बारे में उसके अगेंस्ट बोल के, है ना। तो ये करता था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में करता ना। जब भी इंडिया जो है वो UNSC की 1267 कमेटी के अंदर किसी भी टेररिस्ट को डालने की कोशिश करता, तो ये जो चाइना है वो वीटो पावर यूज़ करके उसको मना कर देता है। तो दिस इज़ अ स्ट्रेटजी विच चाइना यूजिंग, जस्ट इट इज़ अ पॉइंट विच यू कैन कीप ऑन एंड you can use it whenever it is required, even in essay also and even in your mains writing, okay। आगे ना एक्सपेंड पे ना ये वही दो चीज़ें हैं कि जो राफेल M मरीन वर्जन है वो मरीन वर्जन के बारे में बताया गया है, और जो सबमरीन है स्कॉर्पियन सबमरीन उसके बारे में मोटा मोटा आपको बताता हूँ एक बार, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ओके। मरीन फाइटर जो है ना, दे आर नेवल वेरिएंट्स ऑफ द राफेल फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दसॉल्ट एविएशन, 36 ऑफ विच आर ऑपरेटेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। The advanced twin engine multi-role jets can carry exceptionally high payloads and are equipped with the latest weapon systems, ठीक है। वही बातें वही आ जाके सारी से, ठीक है। उसके बाद ये ना 65,000 फीट तक की है ना हाइट तक क्लाइम कर सकता है फ्रॉम इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य। इंडिया का ना ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका नाम है INS विक्रमादित्य, ठीक है, ओके। उसके बाद ये ना स्कॉर्पियन सबमरीन्स होती हैं,
ठीक है। अब MDL क्या है, मजगांव डॉक यार्ड लिमिटेड, इट हैज़ ऑलरेडी बिल्ड 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स अंडर प्रोजेक्ट 75। आपको ना प्रोजेक्ट 75 के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं ना आपको प्रोजेक्ट 75 के बारे में ना मोटा मोटा बताता हूँ। ये ना P75I प्रोजेक्ट बोलते हैं। जून 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, CCS बोलते हैं इसको, दे अप्रूव्ड अ 30-year प्लान फॉर नेवी एंड इंडिजीनियसली बिल्ड एंड इंडक्टेड 24 सबमरीन्स बाय 2030। 24 सबमरीन 30 साल में बनानी थी इनको। 1999 में हुआ था ये। ठीक है। फेज 1 में क्या हुआ था, 2 लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन वर टू बी एस्टेब्लिश्ड, द फर्स्ट P75 एंड द सेकेंड P75I। ईच लाइन जो थी इट वॉज टू प्रोड्यूस 6 सबमरीन्स। अभी इसको नोट करते रहिए। वाइल दिस 6 P75 सबमरीन्स आर डीजल इलेक्ट्रिक, दे कैन बी फिटेड विद AIP टेक्नोलॉजी लेटर इन दी लाइफ। अब AIP क्या है, AIP जो होती है वो होती है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब P75 जो है वो प्रोजेक्ट जो है ना, दैट इन एनविसाज इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन्स इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ आर्ट एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 43,000 करोड़। 1999 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। 2030 तक जो है 24 सबमरीन बनानी थी। फेज़ 1 जो उसमें दो फेज़ 1 और फेज़ 2 था, जिसमें P75 था और दूसरे में P75I था। दोनों को 6 सबमरीन बनानी थी। तो ये फ्रांस के साथ ही हो रहा है। अब AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है। ये क्या होता है, सबमरीन जब पानी के अंदर नीचे जाती है, इसको ना बार बार ऊपर आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए, ताकि ये जो है अपना जो इसके डीजल इंजन जो है, जो इसका मैकेनिज्म है वो चलता रहे। तो जब इसको ऊपर आना पड़ता है ना, तो ये डिटेक्ट हो सकती है। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है ना, उस अगर वो इक्विप्ड है सबमरीन उसके साथ, तो ये ना काफ़ी आई मीन महीनों तक भी नीचे रह सकती है। इसको ऊपर सरफेस पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रांस के साथ ये चल रहा था, बीच में कुछ टसल्स हुए थे। फ्रांस ने बोला था कि इवन वी आर नॉट यूजिंग इट, तो वो थोड़ा चल रहा है। अगर मिलेगा तो दैट वुड बी बेटर। एंड इंडिया इज ऑल्सो इंडिपेंडेंटली वर्किंग ऑन दी AIP सिस्टम। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। आगे स्पोर्ट्स पेज पे अगेन आई डेंट फाइंड एनीथिंग वर्थ डिस्कसिंग, सो दैट इज़ ऑल आई थिंक। आज का न्यूज़पेपर इसमें इतना ही है। प्लीज़ like this video, subscribe to my channel. I'm seeing people are visiting but they are not subscribing. This is very important. If इससे काफ़ी लोगों का benefit हो सकता है, तो you please do that. This is for everybody. This is not costing anybody anything. Please like it, subscribe it and propagate it. And I intend कि मैं सारी चीज़ें कवर करूँ। इसके अलावा अगर किसी का भी कोई इशू, कोई पॉइंट, कोई सवाल है regarding anything preliminary, mains, PDFs, anything you want, I have everything. You please tell me in the comment section. Okay, so we will pack up now. So that is all for today. Thank you very much for that, and keep on studying, and all the best for your studies. Keep motivating yourself. Bye bye.